निकिता बहुत मजबूर हो गई थी। तब उसने अपने दिल की बात सबके सामने कह दी थी, और वो कहे भी क्यों ना, क्योंकि मजबूरी जो थी उसकी। लेकिन अब वो घर वालों की प्रतिक्रिया के रूप में बहुत बड़े धमाके का इंतज़ार कर रही थी कि शायद अब बम फटेगा, तब बम फटेगा। लेकिन बड़ी शांति छा गई थी। उसकी बातों को सुनकर उसे लगा हो ना हो ये तूफान के आने से पहले की शांति है। दिव्या बहू बिल्कुल सही कह रही है। आखिर वो भी घर के सभी कामों के लिए अकेले पड़ जाती है। उसकी गोद में छोटा बच्चा है और उनकी जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर है। तब या तो दिव्या अलग घर ले जाकर और अकेले रहे और खुद ही कमाए और खुद खाए, और या फिर अपनी भाभी के सभी कामों में आगे बढ़कर हाथ बटाए। तभी ससुर जी यानी कि योगेंद्र जी की आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई पड़ी। निकिता एक बार तो पापा जी की बात सुनकर एकदम चौंक पड़ी और उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि कहाँ तो वो बहुत बड़े धमाके का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ये तो बिल्कुल उसकी अनुमान के विपरीत था। लेकिन अगले पल फिर लगा कि हाँ, पापा जी शायद मेरी परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर है तो एक पिता ही, मेरे ना सही, मेरे पति के ही सही, लेकिन पापा, आप मेरे पापा होकर ऐसा कैसे बोल रहे हैं? मैं अलग घर लेकर रहूं और खुद कमाऊं और खुद खाऊं। आपको ये भी ध्यान है कि आप अपनी बेटी को अपनी बहू की बातों में आकर अलग रहने के लिए बोल रहे हैं। दिव्या ने योगेंद्र की बात सुनकर अकचकाकर पूछा, दिव्या, तुमको तो शर्म भी नहीं आती है कि निकिता इतनी छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर सब काम करती रहती है और तुम सामने बैठी बैठी सब कुछ देखा करती हो। लेकिन मुझको तो शर्म आती है, लेकिन अफसोस है मुझको कि निकिता से पहले मैंने ही क्यों नहीं इस बारे में कुछ सोचा। हमको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि पता नहीं कौन सी मिट्टी से बनी हो तुम। और रही बात तुम्हारे पापा होने की, तो तुम शायद भूल रही हो कि अब मैं निकिता का भी पापा हूँ। अब उसकी सास तो रही नहीं, तो उसके विषय में भी मुझको ही सोचना पड़ेगा कि कोई और आएगा सोचने। और अगर कल को तुम्हारे भाई ऐसा कुछ कहेंगे तो तुम्हारे मन में उनके लिए दरार पैदा हो जाएगी। इसलिए ये निर्णय मैं ही ले रहा हूँ। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम हम सब लोगों के साथ रहना चाहती हो या अलग किराए के घर में जाकर। योगेंद्र ने एकदम स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अपनी बिटिया को समझा दी। दिव्या को चलिए मिलवाते हैं आपको सारी वस्तु स्थिति। निकिता जब इस घर में ब्याह कर आई तो सास ससुर पति विवेक और देवर अभिषेक के साथ एक ब्याही ननद दिव्या भी साथ में रहती थी। दिव्या के विषय में सासू माँ की ही बातों से ये पता चला कि वो ससुराल में सुखी नहीं थी या फिर खुद ही नहीं वहाँ पर निभा पाई, वरना सास ससुर और पति तो अच्छे ही थे, लेकिन वो सबसे लड़कर झगड़कर ससुराल छोड़ छाड़ कर यहीं रहने के लिए आ गई थी। दिव्या के मम्मी पापा और भैया ने बहुत कोशिश की कि दिव्या किसी भी तरह से ससुराल चली जाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, बल्कि धमकी ही दे डाली कि अगर उसको ज़बरदस्ती ससुराल भेजा गया तो वो कुछ कर लेगी। अब तो उसकी बातों से मम्मी पापा और भाई सभी लोग डर गए, और तो और वो ना ही दूसरी शादी के लिए तैयार हुई, क्योंकि दिव्या बचपन से ही आलसी और कामचोर थी। अब तो मम्मी पापा के सामने मजबूरी थी दिव्या को इस घर में आश्रय देने की।
आखिर बिटिया थी उनकी, कहाँ भटकने के लिए छोड़ देते। हालांकि जानते वो लोग भी दिव्या की आदतों के बारे में थे। खैर निकिता उस सब से कुछ लेना देना भी नहीं था। वो तो उस घर में राजी खुशी रहने लगी और उसने बहुत ही जल्दी अपने कार्यकलाप और स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया। सास सुनैना उसको कोई भी काम कभी अकेले नहीं करने देती, सभी कामों में आगे बढ़कर उसका हाथ बटाती। लेकिन दिव्या को किसी भी काम से कोई मतलब नहीं था। वो तो आराम से खाती पीती और मौज करती या फिर बैठी बैठी टीवी देखा करती। निकिता को थोड़ा अजीब सा भी लगता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती कि उसका क्या मतलब। सास तो बराबर से उसका सहयोग करती रहती है, यही उसके लिए बहुत था। समय के साथ निकिता की कोख से एक नन्हे मुन्ने बच्चे की आने की दस्तक दे दी। पूरे घर के लोगों ने खूब खुशियां मनाई। आखिर परिवार में एक नया नन्हा मेहमान जो आने वाला था। लेकिन दिव्या तटस्थ बनी रही। अब सुनैना निकिता को घर का ज़्यादा काम धाम नहीं करने देती, खुद ही सारा काम देखती रहती। लेकिन इस समय भी दिव्या उनकी कोई मदद नहीं करती। अगर सुनैना कहती भी कुछ करने को तो पहले तो उस काम को करने में टाल मटोल करती रहती, और अगर करती भी तो कुछ ना कुछ जानबूझकर बिगाड़ ही देती। उसकी इन्हीं हरकतों पर सुनैना झल्लाकर उससे कह देती कि तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से तुम ससुराल में नहीं निभा पाई, वरना समधी समधन और दामाद जी तो कोई बुरे नहीं थे। धीरे धीरे निकिता को सारी स्थिति समझ में आने लगी कि दिव्या कोई भी काम धाम करना पसंद नहीं करती थी। वो एक नंबर की आलसी और लापरवाह इंसान। पूरे 9 महीने बाद पिंकी ने जन्म ले लिया। सारा परिवार फिर से खुशियों से सराबोर हो गया। लेकिन दिव्या उस समय भी तटस्थ बनी रही। शायद उसको किसी की भी खुशियों से कुछ मतलब नहीं था। धीरे धीरे पिंकी 5-6 महीने की हो गई। सुनैना पिंकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती। उसकी मालिश करना, उसको अपने हाथों से नहलाना धुलाना तैयार करना, सबका ही जीवन पिंकी की मुस्कुराहट के साथ हंसते मुस्कुराते हुए हंसी खुशी व्यतीत हो रहा था। लेकिन ईश्वर की लीला कुछ ऐसी हुई कि काम की अधिकता के कारण सुनैना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, और ठंड भी उस समय बहुत थी, तो निमोनिया के कारण उसका पूरा सीना जकड़ गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन सुनैना को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार शोक में डूब गया और निकिता तो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोती रहती, क्योंकि नन्ही सी जान गोद में और पूरा परिवार का काम। दिव्या को किसी भी काम से कोई मतलब नहीं। हालांकि ससुर पति देवर सब सहयोग करते, लेकिन फिर भी उनके दुकान जाने के बाद बहुत तेरे काम बचते। निकिता अगर दिव्या से बच्ची को भी पकड़ने के लिए कहती तो उसका सीधा यही जवाब होता कि मैंने कभी बच्चे नहीं संभाले, इसलिए मुझसे तो कोई भी उम्मीद रखना मत। निकिता बेबस सी हो जाती। फिर या तो पिंकी को रुला रुला कर काम करती या फिर जैसे तैसे गोद में लेकर। आखिर एक दिन निकिता शाम का खाना नहीं बना पाई और तब तक दुकान से सब लोग आ चुके थे और खाना खाने का समय भी हो गया था। पिंकी के एक दिन पहले ही वैक्सीन लगी थी। वो रोए तो रोए ही चली जा रही थी। क्या बात है निकिता बेटा, आज पिंकी तो बहुत ही ज़्यादा रो रही है। योगेंद्र ने परी को इस तरह रोते हुए
देखकर पूछा, हाँ पापा जी, कल पोलियो का टीका लगा था, इसलिए बहुत परेशान है। इसी एवज में खाना भी नहीं बना पाई। मैंने दिव्या दीदी से कहा भी कि वो ही खाना बना ले, लेकिन वो पड़ोस के घर में चली गई और अभी तक रसोई खाली पड़ी है। अगर पापा जी यही बात है तो मैं दीदी को बैठे बैठे खाना नहीं खिला पाऊंगी। आखिर कुछ तो फर्ज बनता है कि नहीं। प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज मैं बहुत मजबूरी में ये सब कह रही हूँ। पता नहीं किस आवेश में निकिता ये सब कहती चली गई, लेकिन मन में घबराई भी कि पता नहीं ससुर जी की क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन जब उसने योगेंद्र की बात सुनी तो उसको सचमुच बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो फिर दिव्या, तुमने क्या सोचा है? बहू के घर के कामों में मदद या अलग घर लेकर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा रही है। योगेंद्र ने बिल्कुल साफ साफ पूछा। अब तो अकेले घर में रहने और खुद कमाने खाने के नाम पर दिव्या डर गई। पापा प्लीज़ मुझको माफ़ कर दीजिए। एक बार मैं अपने पैरों में अपने आलस्य की वजह से कुल्हाड़ी मार चुकी हूँ, लेकिन वो गलती दोहराकर मायका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। अब मैं भाभी के सभी कामों में मदद करवाया करूँगी, लेकिन अकेले बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अब तो दिव्या बहुत ही ज़्यादा रुआंसी हो आई और अब तो मरता क्या ना करता, क्योंकि उसके आगे कोई और चारा भी जो नहीं। अब तो मजबूरी में ही सही, लेकिन दिव्या तो अपने आप को बदलना ही पड़ा, वरना अलग रहने का विकल्प भी खुला हुआ था। धीरे धीरे दिव्या निकिता के सभी कामों में खुशी खुशी मदद करवाने लगी। कभी कभी पिंकी को भी संभाल लेती वो, और निकिता को भी। इस तरह दिव्या का बदलाव अब अच्छा लगने लगा। जो दिव्या उससे दूर दूर भागती थी, अब वो निकिता के दिल के नज़दीक भी आने लगी। दिव्या के वह व्यवहार में ये सारा बदलाव देखकर योगेंद्र जी के साथ साथ परिवार के सभी लोग भी काफ़ी खुश रहने लगे। दोस्तों, दिव्या को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी रह रहे हो तो हाथ पैर मोड़ कर नहीं बैठ सकते। उसके आलसीपन के कारण ही उसका ससुराल छूटा और अब मायका छूटने के कगार पर था। अगर वह समय रहते वो अपने व्यवहार को नहीं बदलती तो उससे उसका मायका भी छूट जाता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।